बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर के शहरियों के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज एक बड़ा अहम दिन होने जा रहा है, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा। अगर आज़ाद कश्मीर के शहरी निकल आए और बहुत बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना लिया, तो फिर मुतालबात पे भी बात होगी, मुज़ाकरात भी दोबारा होंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज होने की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आज अवाम ना निकली और अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग अकेले रह गए, तो फिर याद रखिएगा, जो जो लोग इस कमेटी के अंदर शामिल थे या जो लोग भी इसके साथ काम करते रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ा हौलनाक और खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन होगा। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने होते हुए देखा गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तान में, उससे मिलती जुलती या उससे ज़्यादा शिद्दत की चीज़ें हम होती हुई देखेंगे आज़ाद कश्मीर में। तो आज के दिन के ऊपर सारा इन्हिसार है। देखिए, हमारी सारों की ज़िंदगी में ना कभी ये मौका आता है कि हमें फ़ैसला करना पड़ता है। ये बात मैं आज़ाद कश्मीर के शहरियों से कर रहा हूँ, हर एक की ज़िंदगी में आता है। इमरान खान की ज़िंदगी में मौका आया, उसको फ़ैसला करना था कि वो किस रास्ते पे चलेगा, तो उसने अपना रास्ता चुन लिया। उसने कहा, जी मैं हकीकी आज़ादी लूँगा और मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं डरूंगा और इनका मुकाबला करूंगा। तो इमरान खान ने अपना रास्ता चुन लिया। मेरे सामने ज़िंदगी में बार बार ये मौका आया, जब जब मैंने अपने दिल की सुनी, अपने ज़मीर की सुनी, मुझे नुकसान ज़रूर हुआ लेकिन कभी मुलामत नहीं हुई, पछतावा नहीं हुआ। हाँ, नुकसान ज़रूर हुआ, यानी मैं खुशियाँ ख़रीद सकता था लेकिन इत्मीनान चला जाता। तो मेरे साथ आज जो भी है, हो सकता है मैं ज़्यादा खुश ना हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि जो मैंने किया वो ठीक किया, जो मैंने किया वो मेरे दिल की आवाज़ थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक फ़ैसला कर लेते हैं वक्ती तौर पे, कमज़ोर पड़ के, वक्ती तौर पे किसी मुसीबत से बचने के लिए आप फ़ैसला कर लेते हैं। वो एक कमज़ोर लम्हा आपका पीछा करता है, फिर वो आपको नहीं छोड़ता, ज़िंदगी भर का एक पछतावा रहता है। तो उस पछतावे से बचने से बेहतर है कि मौके के ऊपर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी जाए, वो फ़ैसला किया जाए जिस फैसले में पछतावे का अंसर ना हो, बाद में आपको पछताना ना पड़े, आप फ़ख्र कर सकें अपने ऊपर कि ठीक है, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, मुझे खुद कुछ सेहत के मसाइल आ गए या कुछ भी हुआ, लेकिन कम से कम मैंने जो किया मैं उस पर मुतमईन हूँ। तो ये ज़िंदगी में सबको मौका मिलता है, हर एक को मिलता है। आज ये आज़ाद कश्मीर वालों का मौका है कि वो ये फ़ैसला करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी से अपने आप को आज़ाद करेंगे। आज कश्मीर के लोगों ने फ़ैसला करना है कि वो अपने बच्चों को किस तरह का कश्मीर देकर जाना चाहते हैं। क्या उनके बच्चों के कश्मीर में भी ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे, या उनके बच्चे एक महफूज और निस्बतन आज़ाद कश्मीर के अंदर होंगे जहाँ पे वो अपने फ़ैसले खुद कर सकेंगे, उनके फ़ैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज एक बड़ा अहम दिन है जहाँ कश्मीरी फ़ैसला करेंगे कि वो अपने हकूक़ पे सरेंडर करेंगे या अपने हकूक़ पे डाके को आइंदा के लिए बंद करवाएंगे। नाज़रीन, कुछ अफवाहें चलाई जा रही हैं और ये सोशल मीडिया पे और दीगर ज़राए से आज़ाद कश्मीर में ख़बरें फैलाई जा रही हैं। ख़बरें ये फैलाई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि कॉल मुअख्खर हो गई, कोई कह रहा है कि ये हो गया, कोई कह रहा है कि वो हो गया, कोई कह रहा है क़यादत में फ़लाँ बंदे पकड़े गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत है वो महफूज है और वो आपस में किसी ना किसी तरह राब्ते में भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर लॉन्ग मार्च कामयाब होता है तो ये सारे लोग अवाम के बीच में आ जाएंगे और वो दिखाई भी देगा उस वक्त। और नंबर 3, अभी तक एहतजाज की कॉल को मुअख्खर नहीं किया गया, यानी एहतजाज को कैंसिल नहीं किया गया। अभी तक 9 जून का एहतजाज अमली तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कॉल अभी तक ख़त्म नहीं की गई। और ये जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ से ये खबर बार बार दी जा रही है कि अफवाहों पे आप कान ना धरें। मार्केट में बहुत सारी लॉन्ग मार्च के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मगर ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इनके ऊपर कान मत धरें और आप फोकस रखें 9 जून के अपने एहतजाज के ऊपर। नाज़रीन, हमने आज कुछ मनाज़िर बरतानिया में भी देखे जो अजीब मनाज़िर हैं। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे माजी में कभी कि ऐसा भी होगा, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, हमने बहुत सारी चीज़ें पहली मरतबा होते हुए देखी। तो आज एक और नई चीज़ हमने होते हुए देखी कि वो कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी शहरी जो आज़ाद कश्मीर के हैं, जो रहते हैं बरतानिया में, वो जो एहतजाज किया करते थे इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर, और वो भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे हमेशा से, इस बुनियाद पर कि भारत कश्मीरियों के हकूक़ गसब कर रहा है, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाज़िर हैं और पाकिस्तान को यहाँ तक लाए एस्टेब्लिशमेंट के फैसले।
यानी टॉक शो के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं, मुक्तदरा एस्टेब्लिशमेंट आप यही बोलते हैं ना, वो टॉक शो के अंदर मैसेजेस करके बता रहे हैं कि जनाब हम तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तो 12 सीटें भी रखेंगे, हम तो इनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे, हम इनको मुंह भी नहीं लगाएंगे। और वो जो वजीर आजम है फैसल राठौर, वो इनके मुताबिक अपना मौक़िफ़ भी बदल लेता है। अब एक और खेल भी हुआ है आज। फैसल राठौर ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर का, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताया कि जो खेल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है आज़ाद कश्मीर में, या तो आप इलेक्शन मुलतवी करवा दें कि इलेक्शन ही ना हो वहां पे, और अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ और अपने शेड्यूल के मुताबिक हुआ, जो कि जुलाई के आखिर में होने जा रहा है, 1 महीना और कुछ दिन उसमें बाकी हैं, और अगर तो इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में होता है तो हम अपने हलकों में भी नहीं घुस सकेंगे इसके बाद। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी का वहां पे वजीर आजम बनाया गया, फैसल राठौर उसका नाम है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से चलता है। तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने बताया, और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार सहाफ़ियों को, मुख्तलिफ दानिश्वरों को और मुख्तलिफ जगहों पर ये इंफॉर्मेशन फैसल राठौर और उनके लोगों की जानिब से फीड की जा रही है कि जनाब ना तो मैं कलअदम करने के हक में था, ना जनाब मैं कोई उनके ऊपर गोली चलाने के हक में हूं, ना मैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के हक में हूं। मैं तो मुज़ाकरात करना चाहता था, लेकिन ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तो आप जनाब ये खबरें चलाएं, आप जनाब ये दावे करें टीवी के ऊपर, और खुद मुंह से एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि इनके लिए जनाब बयानिया बनाया जाए कि फैसल राठौर बेगुनाह है, नवाज शरीफ बेगुनाह है, जरदारी बेगुनाह है, और ये सारा कुछ ज़बरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, और ये तो बेचारे रोटी को चोची कहते थे। ऐसा नहीं है। मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, और मुझे आज़ाद कश्मीर के लोग मेरी तस्हीह कर सकते हैं। आप खुद बताएं मुझे, यहां कमेंट करके आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ ने या जरदारियों ने, शरीफों ने या जरदारियों ने, किसी ने भी अभी तक मजम्मत की है जो रावला कोट में कत्लेआम हुआ या जो ऑपरेशन हुआ उसकी, या एक अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने पर इन्होंने कोई मजम्मत की हो या कोई स्टेटमेंट दिया हो इस अमल के खिलाफ? तो ना नवाज शरीफ बोला, ना जरदारी बोला, और ना इनके खानदान बोले, और ना इनकी पॉलिटिकल पार्टीज बोली। तो ये तो बेनिफिशरी है इस सारे खेल के। ये पब्लिक को बावर करवाते हैं कि जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पब्लिक को कहानी कोई और सुना देते हैं, लेकिन अंदर खाते ये एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं। वो जो जुल्म करते हैं ये उसके हिस्सेदार हैं। मुझे बताएं ना, वहां पे अब कोई जर्नैल बैठ के तो आईनी तरमीम नहीं कर रहे थे ना। आईनी तरमीम तो उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ के जरिए करवाई है। फजल रहमान उसके अंदर हिस्सेदार बने। ये जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ इलेक्शन चोरी किया है, अगर जरदारी और नवाज शरीफ ना करते तो ये जर्नैल तो अकेले इलेक्शन चोरी करके खुद आके एमएनए, एमपीए, सेनेटर बन के तो नहीं बैठ सकते थे। तो ये सारे हर चीज के अंदर बराबर के मुजरिम हैं। लिहाजा जहां पे एक्सपोज किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके गुनाहों की पादाश में, वहां उनके सहूलतकारों का नाम लेना भी अशद जरूरत है कि ये लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं और ये उसके बेनिफिशियरी हैं। ये जूते पॉलिश कर करके और आपस में एक लाइजॉन बना के 2 नंबरी करके इन्होंने मुल्क को लूटने का एक तरीका ढूंढा हुआ है और मिलजुल कर कार्रवाई डाल रहे हैं। जो कुछ रावला कोर्ट में हुआ, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की, किसी ने कोई बात नहीं की, ये बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि एतवार की रात को रावला कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, आज मंगल का दिन है, कल पीर का दिन था। मैं सारा दिन कोशिश करता रहा कि सारी मालूमात मैं इकट्ठी करूं। मैंने दर्जन भर लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन ली कि एक्चुअली रावला कोर्ट में क्या हुआ। एक तो पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो बात करना ही अजाब बना हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये चीजें बंद है। मवासलात का पूरा निज़ाम दरम बरम करके बंद किया हुआ है कि लोग आपस में राब्ते में ना रहें। और ये सारा कुछ किया हुआ है ताकि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग ज्यादातर आपस में राब्तों में ना आ सकें, और अगर वो राब्तों में आ गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ निकलेंगे। लिहाजा उनके राब्ते तोड़ने के लिए पूरी की पूरी कश्मीर की आवाम को ही सजा दे दी गई। तो आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो अभी भी बखरों में और टुकड़ों में है। लेकिन जब तक वहां पे मवासलात का निज़ाम बहाल नहीं हो जाता, जब तक कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई एलामिया जारी करके नहीं बताती कि कितने लोग लापता हैं, कितने जख्मी हैं और कितने जाँ बहक हुए हैं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो कम से कम इतलात भी आई हैं वो 10 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात कम से कम मौसूल हुई हैं, और जो इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा है वो तो बहुत बड़े नंबर भी लोग बताते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 20 लोगों के आसपास लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बुलेट इंजरीज आई हैं, यानी उन्हें गोलियां लगी और गोलियां लगने से वो जख्मी हो गए। अब सबूत मिल नहीं रहे, इंफॉर्मेशन बाहर आ नहीं रही,
बहुत सारे लोगों को बुलेट इंजरी हुई है, इंटरनेट कम्युनिकेशन के जराए बंद हैं, लोग राब्तों में नहीं हैं। लेकिन सबको इतना जरूर मालूम है कि 9 जून को उन्होंने निकलना है और इसके लिए मसाजिद में ऐलान किया जाएगा। जो जो तरीकाकार लोग अपनाएंगे उसके जरिए वो निकलेंगे। होना यह था कि 9 जून को पूरे कश्मीर के अंदर लॉकडाउन होना था और एक लॉन्ग मार्च शुरू होना था। हुकूमत ने 3 दिन पहले ही पूरा कश्मीर बंद कर दिया। अमली तौर पे मवासलात का निज़ाम बंद है, बस सर्विसेज बंद हैं, जो गुड ट्रांसपोर्ट्स हैं वो भी बंद हैं, बहुत सारी और मामलात ज़िंदगी जो हैं वो मौखर हो गए हैं। तो आज़ाद कश्मीर गुज़िश्ता 3 दिनों से लगभग बंद है और वहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल है। तो जो काम शुरू होना था आज के दिन से 9 जून से हुकूमत ने 3 दिन पहले से शुरू किया हुआ है। अब देखना यह है कि आज के दिन जिन लोगों ने निकलना था वो क्या करते हैं। आज के दिन पे बहुत ज्यादा इन्हिसार है कश्मीरियों के मुस्तकबिल का। अगर आज कश्मीरी जीतने के लिए निकले तो ये सारा कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आज कश्मीरी नहीं निकलते और ये मौका जाया करते हैं तो इसके बाद एक बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन, मैं पहले बता रहा हूं आपको, बाद में कोई ना कहे, बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन प्लान किया गया। जितने सहाफी बात करते हैं अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के हक में या थोड़ा बहुत भी उन पर शक होगा वो सारे ज़ेरे ताब आएंगे। नौकरियां छीन ली जाएंगी, सहाफियों को निशान इबरत बनाया जाएगा, जितनी आवाज़ें उठती हैं सारी कुचल दी जाएंगी, सियासी लोग जितने उनके साथ जुड़े उन सबको निशान इबरत बनाया जाएगा। कोई भी उन लोगों की हमदर्दी रखने वाला इलेक्शन ना लड़ सकेगा ना जीत सकेगा, और इन लोगों को जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं इनको इनकी फैमिलियों समेत निशान इबरत बनाया जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इसका आगाज थोड़ा बहुत हुआ, आपने एक टीजर देखा है, अभी आप देखेंगे उसका ट्रेलर, और फिर आप बहुत जल्द उसका पूरा एक्शन भी देखेंगे। और ये वो करेंगे, अगर आवाम नहीं निकलती अपने हक के लिए तो फिर पूरी तरह से कुचले जाने के लिए आप तैयार रहें। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान में वही हुआ जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये आपस में लड़ेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे। नूरा कुश्ती का मैंने बाकायदा अपने वीलॉग के जो पेज है उसके ऊपर लिखा भी था कि ये नूरा कुश्ती है। तो नूरा कुश्ती मुकम्मल हो गई। नूरा कुश्ती के बाद जिसको जितनी सीटें मिली, इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। अभी थोड़े दिन पहले तक वो कहते हैं ये बहुत बुरे हैं, ये चोर हैं, ये फार्म 47 पे आए हुए हैं, ये गलत फैसले कर रहे हैं, ये आपका हक मार रहे हैं, ये आपके हक पे डाका डाल रहे हैं। और अब वो दूसरा कह रहा था नहीं ये है चोर, ये फ्रॉडी है। तो देखो उन्होंने कराची का क्या हाल किया, वो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। और अब वो दोनों बैठ गए मिलके, और मिलकर अब वो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल को लूटेंगे। और आप ये होता हुआ देखेंगे, हमेशा से यही होता चला जा रहा है। जो इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी ना, ये करते चले जाएंगे। तो मिलकर अब इन्होंने हुकूमत बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है या नहीं जीती? तहरीक इंसाफ ने सारे लूटे तबाह कर दिए। यानी उनका इलेक्शन लड़ने में जो सबसे बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं वो ये है कि जितने लोग गिलगित बल्तिस्तान में लोटे बने थे वो सारे रिजेक्ट हो गए। हालांकि उनकी बड़ी अपने इलाकों में वोट बैंक भी था, अपने इलाकों में पहचान भी थी, और वो जोम के साथ अलग हुए थे जब खालिद खुर्शीद के खिलाफ पूरा एक ऑपरेशन किया गया था कि जनाब हमें तो हमारे लोग वोट डाल देंगे। नहीं पड़े वोट, फारिग हो गए। तो पीटीआई ने लोटे सारे ठोक दिए, हत्ता के बड़ा लोटा जो था वो भी ठोक दिया। गो के खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत नहीं ले सकी। हाँ, जो मैंने बात की पिछले वीलॉग में, अब बैरिस्टर गौहर भी वही बात कर रहे हैं और उन्होंने वजाहत के साथ बात की। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने साफ कह दिया कि जनाब हमारे साथ प्री पोल रिगिंग हुई है। लेकिन जो धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिलगित बल्तिस्तान में हुई उसका 80% इलेक्शन वाले दिन से पहले हो चुका था। जो जो उन्होंने करना था उन्होंने पहले कर दिया था। पहले उन्होंने तैयारी बड़ी कमाल की। बार बार आपको बता रहा था कि वो ये भी कर रहे हैं, 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 और इलेक्शन वाले दिन उन्होंने ये करना है, और इलेक्शन वाले दिन उन्होंने वो कर दिया। 2-3 सीटें जो हैं वो ऐसी हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जीतना चाहिए था, वो उन्होंने जबरदस्ती ले ली। लेकिन ज्यादातर सीटें उन्होंने इलेक्शन होने से पहले ही छीन ली थी, दीवार के साथ लगा के, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर, इंतखाबी निशान ना देकर। दूसरा जो इंतखाबी निशान एक इत्तेहाद की सूरत में मिला वो भी उनसे छीन लिया। उनके वोटर लिस्टों के अंदर जो तब्दीली कर दी गई, पोलिंग स्टेशंस को उठा के कहीं से कहीं पहुंचा दिया गया, अपनी मर्जी का अमला लगा दिया गया और हर हरबा इस्तेमाल किया गया। यहां तक कहा गया कि अगर आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट ना दिया और पीटीआई को वोट दिया तो याद रखिएगा जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा की गंदुम बंद की है, हम गिलगित बल्तिस्तान की गंदुम भी बंद कर देंगे। रोटी तक का डरावा दिया गया लोगों को। तो प्री पोल रिगिंग की एक लंबी दास्तान है जो वहां पे की गई है। मैंने आपसे कहा था कि नवाज शरीफ साहब को सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ा, एक सख्त पैगाम उन्हें पहुंचाया गया।
मेरी खबर की तस्दीक मालिक साहब ने भी कर दी है। मोहम्मद मालिक साहब का भी एक क्लिप आ गया, वो भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये बता दिया गया जनाब आपका डंग निकल गया है और आप अब क्राउड पुलर नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा वापस जाएं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब को वहां पे जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की उसके बाद उन पर एतराज़ हुआ, उन्हें सख्त पैगाम पहुंचाया गया, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। देखिए, बंदे इकट्ठे कर लेना कोई मसला नहीं है। ये तो IPP जो है वो पाकिस्तान की गैर मकबूल तरीन जमात है, वो भी बंदे इकट्ठे कर लेती है। पैसा फेंक तमाशा देख, यानी बड़ा आसान है, आपके पास पैसा होना चाहिए, आप पैसा फेंकते जाएं, मजदूरों को, गरीबों को, कमजोरों को, मेहनत कशों को फैक्ट्रियों से उठा के बंदों को बसों में भर के आप लाते जाइए और आप 50,000 बंदा सामने इकट्ठा कर लें तो आपका बहुत बड़ा जुलूस बन जाएगा। बंदे तो फजलुर रहमान साहब भी मदारिस में इकट्ठे कर लेते हैं, वो एक नारा लगाते हैं मजहबी नौइयत का और मदारिस को कह देते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर आ जाओ, बसें चली जाती हैं, वो स्टूडेंट सारे पहुंच जाते हैं और सामने 10-12,000 15,000 का मजमा होता है और वो इतने ऑर्गेनाइज बैठते हैं कि लगता है जैसे 50,000 है। तो फजलुर रहमान साहब भी बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, बंदे तो IPP भी इकट्ठे कर लेती है, बाकी लोग भी कर लेते हैं। बंदे इकट्ठे कर लेना अलग बात है, उस क्राउड को कंट्रोल करना, उसको चार्ज करना और उसको अपने साथ लेकर चलना, ये लीडर कर सकता है। और नवाज शरीफ साहब की अब ये कैपेसिटी खत्म हो गई है। जब तक नवाज शरीफ साहब कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देंगे तब तक उनको ये सहूलत अब मुयस्सर नहीं है।